गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नारायण रिनमा संकल्प ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाल ही में किस संगठन ने साहबी या साबी नदी के प्रवाह को सफलतापूर्वक खोजा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसने खोजा है भाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने क्या करता है? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये भाई जो सभ्यताओं की खोज करना और खनिज जो है आर्काइव्स है, अपने प्राचीन जितने भी आर्टिफैक्ट्स जहां भी मिलते हैं उनकी जांच पड़ताल करके प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पता भी लगाता है। तो अभी क्या है, जो साबी नदी है ना, जिसको द्रसदती नदी के भी बोलते हैं, उसके प्रवाह को खोजा कि ये कहां से बहती थी, कहां जाती थी, है ना। तो ये साबी नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र खोजा है और ये प्रवाह क्षेत्र राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में पाया गया है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव पार्क में दुर्लभ भूरे हरे रंग का वाइन सांप को देखा गया? कौन सा पार्क है भाई? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई। कल आपकी एक मैराथन क्लास है, यूपी के जितनी भी भर्तियां हैं उनको लेके जो जानकारी है वो भी प्रोवाइड करी जाएगी। साथ ही साथ आपको यूपी होमगार्ड की डेली की मैराथन क्लास है, वो भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो जुड़ना ना भूलें। मैं आपके लिए उसमें दुधवा नेशनल पार्क के बारे में पूरी हिस्ट्री है वो कवर करवाऊंगा कि कब ये नेशनल पार्क बना, कब ये वन्य जीव अभ्यारण्य बना था और क्या क्या इसमें वैरायटी पाई जाती है। और ये बाघ सेंचुरी भी बना था ना, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस झील के पास स्थापित कर रहा है? कजाकिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम है वो सबसे ज्यादा यहां पे पाया जाता है। विश्व का सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन, यूरेनियम उत्पादन नंबर 1 कौन है? एक नंबर पे है कजाकिस्तान। ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे है कनाडा और तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब बात करें भंडारण की, भंडार पाए जाने की, तो ऑस्ट्रेलिया एक नंबर पे है भंडार में। यानी कि अगर भूमि के नीचे यूरेनियम की उपलब्धता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक नंबर पे है, और अगर उत्पादन की बात करें तो कजाकिस्तान है वो एक नंबर पे है। तो यूएसएसआर का हिस्सा था, जो संयुक्त सोवियत संघ था उसका हिस्सा था। बाद में जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए तो कजाकिस्तान इंडिविजुअल क्या बन गया? एक कंट्री बन गया भाई। तो ये झील है बालाखास, इसमें अपना पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया है, अपनी यूरेनियम और परमाणु जो ऊर्जा के संयंत्र हैं उनका विस्तार करने के लिए। ठीक है। तो इसके ऊपर अभी चर्चा हो रही थी कि इसके यूरेनियम के भंडार हैं, वो जैसे ही ये परमाणु स्टेशन बना लेगा तो परमाणु शक्तियां और जो लोग परमाणु बम बनाने के लिए इच्छुक हैं वो इस देश से ज्यादा कांटेक्ट करेंगे, यूरेनियम लेने के लिए कांटेक्ट करेंगे। एक और खास बात बताना चाह रहा था भाई, यूरेनियम है वो जो यूरेनियम 235 है, यूरेनियम का समस्थानिक होता है। इससे यूरेनियम का जो है अपना है एटम बॉम्ब या ऊर्जा जनरेशन में इसका काम आता है। एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना का संचालन किस संगठन द्वारा किया जा रहा है? यह किया जा रहा है अभी श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, और ये योजना है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये यूपी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो मुख्य जो राष्ट्रीय स्तर की मुख्य योजनाएं हैं उनके अंतर्गत आती है। हाल ही में इसको श्रम और रोजगार मंत्रालय ने चलाया है। इसके प्रावधानों के बारे में भी हम जो योजना का अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें डिटेल से हम पढ़ेंगे। विश्व ओस्टियोपोरोसिस दिवस 2024 का 2025 लिख लीजिए भाई, 2024 तो पीछे रह गया, 2025 कर लीजिए इसको। 2025 का विषय है, क्या विषय है बेटा? विषय याद रखेंगे, यह अस्वीकार्य है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑस्टियोपोरोसिस तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है भाई, यह स्वीकार्य नहीं है।
2024 की थीम थी कमजोर हड्डियों को ना कहें, जबकि 2025 का जो वाक्य है वो है यह अस्वीकार्य है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है भाई? ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो घुटनों में या कोई भी जोड़ है उनमें दर्द रहना, हड्डियों का मुड़ जाना है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग होता है। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड इनिशिएटिव, पहले तो ये है क्या यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी कोई देश, यूरोपियन कंट्री जो 21 देश हैं, इसमें 21 देश है, किसी एक देश पर अगर कोई दूसरा देश हवाई हमला करता है बाहर का देश, तो ये 21 की 21 एक सेना बनाई हुई है, एक एयरफोर्स बनाई हुई है जो मिलकर हमला करते हैं। ठीक है, सामने वाली कंट्री पर मिलकर हमला करेंगे। तो उन्हीं 21 देशों में अब शामिल हो गया है एक, कौन हो गया है? स्विट्जरलैंड। कौन हो गया? स्विट्जरलैंड इनमें शामिल हो गया। स्विट्जरलैंड इसमें नया देश शामिल हुआ है। पता चल गया क्या है? यूरोपीय स्काई शील्ड इनिशिएटिव। स्काई से आने वाली जो भी चीजें हैं उनको शील्ड का काम कर रही है भाई। ठीक है, तो ये हम याद रख लेंगे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार पानी में आर्सेनिक के लंबे समय तक संपर्क से कौन सा प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम जुड़ा हुआ है? आर्सेनिक की अधिकता से, पानी में अगर आर्सेनिक पाया जाता है तो हृदय रोग हो जाते हैं भाई। क्या हो जाते हैं? हार्ट डिजीज बढ़ जाते हैं। ये डायरेक्ट रिलेटेड है। हाल ही में यूपी के एक सर्वेक्षण में यूपी के बहुत सारे गांवों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा है वो दोगुनी तिगुनी पाई गई थी। तो उससे ये चर्चा में आ गया कि भाई कोलंबिया विश्वविद्यालय का अध्ययन है, इसके तहत ये बताया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किस द्वीप को टूना निर्यात हब के रूप में प्रस्तावित किया गया है? क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत, है ना, तो टूना निर्यात हब के रूप में प्रस्तावित किया गया है। क्या है भाई? द्वीप, दीव द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, पंबन द्वीप। तो इसका सही उत्तर है अंडमान और निकोबार द्वीप। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है भाई? मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत टूना निर्यात हब, निर्यात करना है टूना का। क्या होती है भाई टूना? टूना होती है एक बहुत ही फुर्तीली किस्म की मछली की, वो है किस्म है, मछली की प्रजाति है। इस मछली की प्रजाति को निर्यात के रूप में विकसित करने के लिए एक हब बनाया गया है, और यह हब कहां बनाया गया है? अंडमान और निकोबार में। तो भाई इसी मछली का क्यों बनाया? क्योंकि ये मछली बॉडी के अंदर जो फूड के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये प्रोटीन और ओमेगा 3 का बहुत ही बढ़िया स्रोत माना जाता है भाई, जो मछली का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भारत ने पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप किस देश को हराकर जीता? T20 मतलब क्रिकेट की बात हो रही है बेटा ये। ठीक है, क्रिकेट का पहला ब्लाइंड विश्व कप है। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? टोटल 6 देश इसमें भाग लिए थे। पहला ये आयोजन है, और इसमें भारत ने नेपाल को हराया। किसको हराया? नेपाल को हराया भारत ने। भारत 7 विकेट से मुकाबला जीता। 120 रन का टारगेट था, 120 रन का टारगेट, 119 रन का टारगेट आसानी से हासिल कर। इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह अमेंडमेंट आया है बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करना। क्या होगा भाई? पहले क्या होता है? FDI होता क्या है? FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जो क्या है कि जो विदेशी लोग हैं या जो NRI हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं, वो लोग हैं, वो बीमा क्षेत्र की भारत की कंपनियों में, जो सार्वजनिक या माफी चाहता हूं निजी क्षेत्र की जो कंपनी है, उसमें 100% का स्वामित्व है वो रख सकते हैं। यानी कि पूरी की पूरी कंपनी का मालिकाना हक है वो विदेशियों को दिया जा सकता है। पहले इसमें 74% क्या है? वो विदेशी निवेश हो सकता था। यानी कि जो धन लग रहा है या जो संपत्ति निवेश है वो मात्र 74% तक सीमित था। ठीक है, इससे होगा क्या? इससे भाई जो इन्वेस्टमेंट है बीमा क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जितना ज्यादा विदेशी निवेश होगा उससे ज्यादा उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि 100% विदेशी निवेश है वो अलाउ कर दिया गया है। अजीम प्रेम जी को, आजमी नहीं है भाई, अजीम प्रेम जी है। अजीम प्रेम जी को
आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड किस योगदान के लिए दिया गया? तो पहले तो याद रख लो, आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड है वो किसको दिया गया है? अजीम प्रेम जी को दिया गया है। अजीम प्रेम जी कौन सी कंपनी के वो हैं, चेयरमैन हैं? विप्रो के। भारतीय आईटी उद्योग में नेतृत्व, शिक्षा सुधारों में अंतर्राष्ट्रीय योगदान, भारत में अनुसंधान और ज्ञान पारिस्थिति को मजबूत करने में योगदान। ये है भाई, भारत में अनुसंधान और विज्ञान पारिस्थिति को मजबूत करने में योगदान के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध का विस्तार करते हुए किस प्लेटफॉर्म को जोड़ा? पहले भाई एक इंस्टाग्राम था, ठीक है, एक टिकटॉक था, ठीक है, और एक तीसरा क्या था? वो था जो ये स्नैपचैट। ये 3 ऑलरेडी थे, चौथा बेटा इसमें जोड़ दिया है ट्विच। ये ट्विच क्या है? ट्विच एक यूट्यूब की तरह ही लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है बेटा ट्विच, ठीक है, यूट्यूब के जैसा ही है, लेकिन यूट्यूब की जो पॉलिसीज और ट्विच की जो पॉलिसीज है, यूजर पॉलिसीज, उनमें दिन रात का अंतर है। यूट्यूब कोई भी वल्गर कंटेंट या जो सेक्सुअल कंटेंट है उसके लिए मना कर देता है और वीडियो को हाथों हाथ रिमूव कर देता है, जबकि ट्विच है वो लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव चैट का ऑप्शन देता है, जिससे कि क्या है, और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में ये जो वल्गर और सेक्सुअल कंटेंट है इसके लिए भी ज्यादा बेहतर पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के जो 16 साल से छोटे बच्चे हैं वो इन चीजों पर जाकर खुद इनका शिकार हो जाते हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। इसलिए क्या हुआ कि 16 साल से छोटे बच्चों को पूरा ही सोशल मीडिया उनके लिए बैन कर दिया कि भी आप 16 साल से जो नीचे के व्यक्ति हैं वो इन पर कंटेंट या इनकी लाइव स्ट्रीमिंग का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया पहला देश है ऐसा करने वाला। ऑस्ट्रेलिया कौन सा है? पहला देश है ऐसा करने वाला। आप देखते हो ना भाई कि कोई भी टूर्नामेंट होता है, कोई भी खेल होता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम 1 नंबर पे होती है, क्योंकि इनकी बच्चों को लेके इनके स्कूली स्तर से ही इनकी जो योजनाएं हैं वो बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको स्टार्टिंग के लेवल पे अगर योजनाओं के बारे में पढ़ना हो तो ऑस्ट्रेलिया है, बहुत ही आदर्श देश है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? पहले तो बताओ, मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन हुआ कहां पे? ये हुआ था साहब थाईलैंड में। कहां हुआ? थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ। और हुआ क्या कि ये जो फातिमा बोस है मैक्सिको की, इनके साथ इनको थोड़ा डांट दिया गया था भाई पहले, तो इन्होंने खुद है नारी शक्ति ने आवाज उठाई कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, मैं अपमान नहीं सह सकती, और इन्होंने वॉकआउट कर दिया। साथ ही साथ वॉकआउट इनके साथ 15-20 लड़कियों ने और वॉकआउट कर दिया, और भी 15-20 ने किया तो सारी की सारी बाहर निकलने लगी। फिर इनसे आयोजनकर्ता ने माफी मांगी और अंत में क्या हुआ, इन्हीं को फातिमा बोस को ही मिस यूनिवर्स का खिताब दे दिया गया। भाई फातिमा बोस है, यही मिस यूनिवर्स बनी है 2025 की। और इनके पक्ष में क्या बात गई कि इन्होंने अपने खिलाफ हो रही बातों को जो है उसके लिए अपनी आवाज उठाई थी बेटा, ठीक है। लक्ष्य सेन के संदर्भ में सही कथन चुने। पहले तो बताओ लक्ष्य सेन है कौन? भारत के उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ओलंपिक जो अभी ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और क्या बात पढ़नी है? लक्ष्य सेन है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीता और यूसी तानाका को हराया। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 सुपर सीरीज का खिताब जीता है। फाइनल सिडनी में हुआ, स्कोर ये रहा, बिल्कुल सही बात है। यह उनके कैरियर का पहला नहीं है भाई, कैरियर का पहला सुपर सीरीज खिताब नहीं है, कैरियर का तो तीसरा सुपर सीरीज खिताब है, लेकिन ये इस साल का उनका पहला खिताब है। 2024 में खिताब वो कांस्य पदक जीतने के बाद इन्होंने इस बार पहली बार कोई खिताब जीता है 2025 का सुपर सीरीज का। इसलिए कथन कौन कौन से सही हो गए? 1, 2 और 4 हैं, वो इसमें सत्य कथन है। किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में हुए G20 समिट का बायकॉट कर दिया? बढ़िया सवाल है भाई। G20 पे
देखो बड़े देशों की चर्चा होगी, बड़ा देश कोई नहीं आया, वो कौन नहीं आया था? वो नहीं आया था बेटा यूनाइटेड स्टेट्स, या यूएस से शॉर्ट में बोल देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में G20 का आयोजन हो रहा है, और दक्षिण अफ्रीका में ही जो श्वेत लोग हैं, देखो अश्वेत है, उनके साथ तो भेदभाव हुआ ही है, अपने गांधी जी गए थे 1913 में, तब की बात चल रही है कि अश्वेतों, लेकिन जो श्वेत किसान है, जो व्हाइट पीपल है वहां के, उनके किसानों के साथ भेदभाव की कोई घटना हुई, अप्रिय घटना हुई, उस पर उन्होंने वहां पे आंदोलन चला। उस आंदोलन को ही मद्देनजर रख के अमेरिका ने इसमें भाग नहीं लिया, और अमेरिका ने विरोध जताया था भाई इस बारे में, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म्स में कौन सा बेनिफिट शामिल है? एक ही बेनिफिट शामिल है भाई इसमें, 40 साल से ज्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेकअप। ये मैं बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक साल में ग्रेच्युटी मिल रही है, इतने से इतने साल के वेतन वृद्धि है, कितनी वेतन के बाद है, क्या क्या सुरक्षाएं देनी है, ये सारा मैं आपको योजना वाले पार्ट में और नई नई नीतियों के बारे में जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें करवाऊंगा। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए वीडियो को लाइक करके, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो है मेरे द्वारा जारी हुई है या चैनल पे हमारे जितनी भी ज्ञानवर्धक आपको चीजें मिलती है तो वो आपको टाइम पर मिल सके। साथ ही मैराथन क्लास आपकी होने जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।